Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्षोमपुरा. सो अब तक के हमने बीकॉम के लेक्चर के अंदर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अच्छे से प्रैक्टिस किया. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बाद अब जो सेकंड चैप्टर है वो डिपार्टमेंटल अकाउंट है. डिपार्टमेंटल अकाउंट इजी सा चैप्टर है, जिसके अंदर से एक बड़ा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है. तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लोगे इजीली, क्योंकि डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है इट इज जस्ट लाइक योर फाइनल अकाउंट्स. क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, यहाँ पे भी P&L अकाउंट बनेगा, यहाँ पे भी बैलेंस शीट बनेगी. ठीक है. तो जो आपने रूल फाइनल अकाउंट्स में अप्लाई किए हुए हैं वही रूल आप यहाँ पे अप्लाई करोगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में. लेकिन डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्या होगा, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, तो खर्चे जो है आपको डिवाइड करने पड़ेंगे. ठीक है. सपोज अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि एक बड़ी सी कंपनी है जिसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है. ठीक है. 4 टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन एक ही जगह पे एक बड़ी सी कंपनी है, बड़ा सा बिल्डिंग है जिसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है. अब वो बड़ी सी बिल्डिंग का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आया. तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया वो तो कंपनी का आया. अब कौन से डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है वो तो हमें जानना पड़ेगा ना. क्योंकि हमें अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस जानना हो, अलग अलग डिपार्टमेंट ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, कितना प्रॉफिट होगा उनका, कितना प्रॉफिट है, कैसा परफॉर्म किया है, वो सारी चीज अगर जाननी हो तो मुझे डिफरेंट डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है वो भी जानना पड़ेगा. डिफरेंट डिपार्टमेंट की इनकम कितनी है वो भी मुझे सेपरेटली जाननी पड़ेगी, वो बाइफरकेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है. तो हमें क्या करना पड़ता है, जो खर्चे होते हैं वो खर्चे को किसी एक बेस लेना पड़ता है, वो बेस के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है किसी चीज को. ठीक है. खर्चे को सेपरेटली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है किसी एक चीज के ऊपर. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे और एक्सपेंसेस को कौन से बेस के ऊपर एलोकेट करेंगे वो जानने की कोशिश करेंगे, और उसके हिसाब से हम जो खर्चा ट्रेडिंग में आता है वो ट्रेडिंग में ही आएगा, लेकिन सिर्फ हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा. जो खर्चा P&L में आएगा वो P&L में ही आएगा, लेकिन हमें सिर्फ बाइफरकेट करना पड़ेगा. बैलेंस शीट में बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग चीजें हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली टोटल करके लिख देंगे. ठीक है. क्योंकि बैलेंस शीट में हमारी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो P&L में प्रॉफिट कितना आया डिपार्टमेंट का वो इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए. डन. तो पहले देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट में थ्योरी क्या है, एक बार ही देख लेते हैं. देखो, डिपार्टमेंटल अकाउंट, if a business is divided into various divisions known as departments, it becomes desirable to know the profit or loss for each department separately. हमें सेपरेटली उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस जानना बहुत ही जरूरी है, तो ही तो पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, हाउ इज इट परफॉर्मिंग. वो सारी चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है. तो हमें कोई भी खर्चा है, सपोज हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपको एक चीज बताता हूँ, हमें क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट होगा. सॉरी, सपोज यहाँ पे हमारे 2 डिपार्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिपार्टमेंट के लिए अलग से कॉलम बना देंगे. सपोज A और B 2 डिपार्टमेंट है. ए, बी, ए और बी, ये 2 डिपार्टमेंट है. हम क्या करेंगे, कोई भी एक खर्चा है, सपोज अब खर्चे को कंसिडर करते हैं, सपोज हमारा कोई भी एक खर्चा है, रेंट एंड टैक्सीज है हमारा. सपोज एक खर्चा है रेंट एंड टैक्सेस. अब नॉर्मली ये रेंट एंड टैक्सेस आता कहाँ पे है, एक्चुअली देखा जाए तो रेंट एंड टैक्सेस P&L में आता है. हम बोलते हैं हाँ सर P&L का खर्चा है. तो मैंने अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया वैसे ही एक P&L अकाउंट बनेगा, जहाँ पे 2 कॉलम होगी, A और B, 2 डिपार्टमेंट हो गए, दोनों के डिपार्टमेंट में हमें खर्चा बाइफरकेट करना पड़ेगा. तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सीज है. अब सपोज ये 2 डिपार्टमेंट है हमारा, हमारा टोटल खर्चा आया, रेंट का खर्चा आया सपोज 50,000 रुपये. ठीक है, रेंट का खर्चा सपोज आया 50,000 रुपए का खर्चा. अब ये तो दोनों डिपार्टमेंट का मिला के है, दोनों डिपार्टमेंट का मिला के ये 50,000 का खर्चा. हमें तो क्या करना है, ये दोनों डिपार्टमेंट का बाइफरकेट करना पड़ेगा. तो रेंट एंड टैक्सीज जो है ना, रेंट, रेट एंड टैक्सीज, वो हम किस बेस के ऊपर एलोकेट करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है. बेसिस ऑफ एलोकेशन, कौन सी चीज का बेस लेना है, वो चीज को बेस लेके हमें अलोकेट करने हैं खर्चे को. तो फर्स्ट उन्होंने बोला है एरिया ऑक्यूपाइड. एरिया ऑक्यूपाइड के बेस के ऊपर हमें क्या करना है,
उसको एलोकेट करना है। तो एरिया ऑक्यूपाइड सपोज आपको बोलूं कि ए और बी, सपोज 5,000 स्क्वायर फीट है टोटल, टोटल 5,000 स्क्वायर फीट का जगह है, उसमें से 3,000 स्क्वायर फीट ए ने ऑक्यूपाई की है, 3,000 स्क्वायर फीट ए ने ऑक्यूपाई की है, और 2,000 स्क्वायर फीट जो है वो बी ने ऑक्यूपाई की है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 के खर्चे को, 50,000 के खर्चे को ये 3,000:2,000 के रेशियो में बांट देंगे। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 0 तो निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली 50,000 का जो खर्चा है ना वो 3:2 में बढ़ जाएगा। 3/5 जो होगा 50,000, मल्टीप्लाई बाय 3/5 जो होगा वो ए का खर्चा होगा, दैट इज 30,000 का रेंट जो होगा वो पीएनएल में ए के कॉलम में लिख देंगे, और ये ए का हो गया। और बी का खर्चा कितना हो जाएगा, रेंट 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, दैट वुड बी 20,000। डन, ये बी का खर्चा हो जाएगा। तो हमें बेस सिलेक्ट करना है, उन्होंने बेस भी दिए ही होंगे एग्जामिनेशन के अंदर, बेस भी आपको दिए ही होंगे, सिर्फ आपको बेस पता होना चाहिए कि कौन से खर्चे के लिए कौन सा बेस है, वो सारा लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे ही दिया है। बस वो बेस का रेशियो, वो बेस का आपको रेशियो कंसिडर करना है, और वो खर्चे को वो बेस के रेशियो के हिसाब से एलोकेट करके वहां पे लिख देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रेंट, रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल में जाएगा, एरिया ऑक्यूपाइड के बेस पे जाएगा। अब दूसरा खर्चा है लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग भी पीएनएल का खर्चा है, बट ऑब्वियस सर पीएनएल के खर्चे में जाएगा, पीएनएल में ही जाएगा, लेकिन पीएनएल में हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के अंदर। अब यहाँ पे बोला है, देखो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, जितने लाइट पॉइंट्स होंगे उस रेशियो में बांट देंगे। अब सपोज आपका है टोटल लाइट पॉइंट 50 है, 30 लाइट पॉइंट्स ए के अंदर है, 20 लाइट पॉइंट्स बी के अंदर, 3:2 के रेशियो में अगेन बांट देंगे। ठीक है, अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिया है तो एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर लाइटिंग एंड हीटिंग जाएगा खर्चा। ठीक है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, बेसिस ऑफ अलोकेशन अगर आपको याद रहेगा तो काम खत्म हो गया। तो लाइटिंग एंड हीटिंग कहाँ पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं है आपके पास इन क्वेश्चन, तो एरिया ऑक्यूपाइड जो भी होगा उसका जो भी रेशियो होगा लाइटिंग एंड हीटिंग, उसी रेशियो के अंदर आपको क्या कर देना है, बांट देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने मशीन के ऊपर दिया है तो मशीन की वैल्यू क्या है उसके बेसिस के ऊपर आपको वो एलोकेट करना है खर्चा। मतलब सपोज आपको बोलूं टोटल मशीनरी 5 लाख रुपए की है, टोटल मशीनरी 5 लाख रुपए की है, ए के अंदर 4 लाख रुपए की मशीनरी है, और बी के पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है। तो वो जो खर्चा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम 4:1 में बांट देना है, दोनों डिपार्टमेंट को दे देना है। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम मशीन के लिए दिया है तो वैल्यू ऑफ मशीन के, जो वैल्यू ऑफ मशीन जो होगा उसके रेशियो में वो खर्चा बढ़ जाए। अगर स्टॉक के लिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक के लिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो एवरेज स्टॉक का एक रेशियो उन्होंने दिया ही होगा, वो एवरेज स्टॉक के अंदर आपको बांट देगा। ठीक है, एवरेज स्टॉक, स्टॉक का रेशियो उन्होंने दिया होगा, एवरेज स्टॉक कितना पड़ा रहता है दोनों डिपार्टमेंट के अंदर, वो रेशियो में आपको खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, अब ये फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे खर्चे हैं और आपको सेल्स के ऊपर बांटना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सेल्स के ऊपर, ये सारे खर्चों को सेल्स के ऊपर बांट देना है। जिस डिपार्टमेंट का जितना सेल्स का जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो में आपको खर्चे को बांट देना है। पहला खर्चा कौन सा है, सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन, बट ऑफ ये सेल्स के ऊपर बांटोगे। डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट अलाउ किसके ऊपर करते हैं, सेल्स के ऊपर करते हैं। बैड डेट्स, बट ऑफ ये बैड डेट जो होगा वो भी सेल्स के ऊपर करते हैं। पैकिंग, पैकिंग, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन कमीशन, ये सारे खर्चे जो है हमें कहाँ पे करना पड़ेगा, ए और बी, जितने डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का सेल्स कितना है। अब सेल्स के लिए एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी सेल्स के रेशियो में कोई भी चीज को बांटना हो आपको, हमेशा अगर सेल्स के रेशियो में कोई भी चीज को बांटना हो तो आपको सेल्स के रेशियो जो कंसिडर आप करोगे तो आपको कैसा कंसिडर करना है, सेल्स, हमेशा सेल्स लिखो। सपोज 2 डिपार्टमेंट है तो 2 डिपार्टमेंट का पहले सेल्स लिखो, सपोज सेल्स 50,000 है, इसका 30,000 सेल्स है, उसके अंदर से लेस सेल्स रिटर्न करो, पहले सेल्स रिटर्न करो। सपोज इसका 5,000 रुपए का सेल्स रिटर्न है, इसका 3,000 रुपए का सेल्स रिटर्न है, तो 45,000 और इसका 27,000। तो ये आपको रेशियो कंसिडर करना है, 45,000:27,000, मतलब 3 3 0 अगर हटा भी दो तो 45:27 के रेशियो में आपको वो खर्चे को बांटना है। अगर सेल्स का रेशियो निकालना हो तो सिर्फ सेल का रेशियो मत लेना ला, अगर सम के अंदर सेल्स रिटर्न दिया हो तो सेल्स रिटर्न माइनस करो, और उसके बाद जो सेल्स का फिगर दिख रहा है सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद नेट सेल्स का, उस रेशियो में आपको वो खर्चे को, जितना भी जो भी खर्चे का बेस आपको सेल्स लेना है वो बेस के अंदर बांट देना आपको। डन, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अब दूसरे खर्चे जो है वो परचेस के रिलेटेड है। देखो कैरेज इनवर्ड,
बट ऑब्वियसली कैरेज इनवर्ड जब आप परचेस करोगे ट्रेडिंग में जाएगा, हाँ, ये खर्चा कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का खर्चा है। डिस्काउंट अर्नड, डिस्काउंट जो हमें मिला है, जब डिस्काउंट मिलता है तो वो परचेस के ऊपर मिलता है, हाँ। तो परचेस सेम हमने जो सेल्स में बताया मैंने वैसे ही परचेज में भी करना है, परचेज लेस परचेज रिटर्न आपको करना है। उसके बाद जो भी अमाउंट मिलेगा उसका रेशियो आपको कंसिडर करना है, और वो रेशियो जो भी आएगा उसको बाइफरगेट कर देना है खर्चे के अंदर। डन। तो परचेज लेस परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट अर्न, अदर परचेज एक्सपेंस, नॉर्मल परचेज के एक्सपेंडिचर हो तो परचेज के ऊपर बांट दो। वेजिस जो है, वेजिस हमेशा परचेज के ऊपर बटेगा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये खर्चे जो है वो नॉर्मली हर सब में दिखेंगे। वेजिस है, कैरेज इनवर्ड है, फिर रेलवे फ्रेट है, ये फ्रेट, रेलवे फ्रेट वो भी परचेज के डिपार्टमेंट के ऊपर, परचेज के ऊपर जाएंगे। सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड रिपेयर्स। बट ऑब्वियस है डेप्रीशिएशन जिस एसेट का डेप्रीशिएशन है उसकी वैल्यू के हिसाब से जाएगा। वैल्यू, कैपिटल वैल्यू ऑफ दैट एसेट, डेप्रीशिएशन जिस कैपिटल एसेट का होगा उस कैपिटल एसेट की वैल्यू के हिसाब से डेप्रीशिएशन जाएगा। तो डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड रिपेयर्स, ठीक है, ये तीन चीज होगी, डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड रिपेयर्स, ये तीन चीज होगी कैपिटल वैल्यू के हिसाब से आपको क्या करना है, बाइफरगेट करना है खर्चों को। डन। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस एंड कैंटीन एक्सपेंस, नंबर ऑफ वर्कर्स, देखो ये भी खर्चा जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस एंड कैंटीन एक्सपेंस, लेबर वेलफेयर, लेबर के अच्छे के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया तो लेबर क्या होगा, वर्कर्स के ऊपर जाता है ना। तो नंबर ऑफ वर्कर्स के अंदर वो जो भी नंबर ऑफ वर्कर, जितने भी वर्कर्स होंगे डिपार्टमेंट के अंदर उस प्रपोर्शन में वो खर्चे को आपको बांट देना है। वैसे ही सेम कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस भी हमेशा नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर ही जाएगा। ये चीजें आपको रट लेनी है, हाँ। इसका बेस जो है वही बेस के अंदर आपको बांटना पड़ेगा। अगर एग्जामिनेशन में अगर आपने गलत कोई बेस चूज कर लिया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, वो पूरा एक्सपेंडिचर ही गलत हो जाएगा। डन। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सैलरी एंड वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी एंड वेजेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है। सैलरी एंड वेजेस के लिए नॉर्मली वो लोग डायरेक्शन देंगे आपको सम के अंदर ही, कि सैलरी का 5:3 के अंदर बांट दो, सैलरी 2:4 के अंदर बांट दो, ठीक है। तो सैलरी एंड वेजेस नॉर्मली नॉर्मली ऊपर मैंने बताया कि वेजेस जो है परचेस के ऊपर बांटते हैं, कुछ ना बोला हो तो परचेस के ऊपर बांट देना। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस के लिए डायरेक्शन अगर दिया है तो वो डायरेक्शन के हिसाब से ही बांट लेना जरूरी है। वो डायरेक्शन जो भी उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया होगा वो तो हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। नॉर्मली एज पर द डायरेक्शन हम क्या करेंगे, तो एक्सपेंडिचर को बांट देंगे। डन। फिर आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ में उन्होंने बोला है ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंस। देखो प्री डिटरमाइंड बेस, पहले से उन्होंने कोई बेस दे दिया हो तो वो बेस के हिसाब से, या तो इक्वली अमॉन्ग डिपार्ट। ये कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसका कोई बेस डायरेक्टली हम डिसाइड नहीं कर सकते। देखो कौन से खर्चे हैं, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सारे खर्चे देखो जिसका कोई एक पर्टिकुलर बेस हम डिसाइड नहीं कर सकते नॉर्मल बिजनेस के अंदर। इसी वजह से वो लोगों ने कोई प्रीडिटरमाइंड एक बेस डिसाइड कर लिया है कि भाई सपोज उन्होंने बोल दिया कि भाई 5:4 में ये सारे खर्चे बांट देने, ठीक है, तो बांट देने, कुछ फिर सोचना नहीं है हमें। फिर वहां पे हम हमारा दिमाग नहीं लगा सकते कि इसके लिए बेस ये हो सकता है वो हो सकता है, नहीं। इफ दे हैव डिसाइडेड समथिंग वी हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बोला है तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला है और ये खर्चे आपको दिए हैं तो आपको क्या करना है, इक्वली बांटते, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनेशन में ये सारे खर्चे दिखे जो 9th पॉइंट में है, कौन से ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे अगर आपको दिखे और आपको कोई बेस और उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, इक्वली बांट दो, दैट्स, कुछ करने की जरूरत नहीं। 10th पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खर्चे ऐसे हैं जिसके लिए आप कोई बेस कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, और उसको आप डिपार्टमेंट के वाइज बांटोगे तो भी वो बांट सकते ही नहीं हो, इक्वली भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये ऐसे खर्चे हैं। देखो और लॉजिकली बता दो, उन्होंने कौन सा खर्चा दिया, ऑडिट फी। आप ऑडिट फी करवाते हो, ऑडिट तो क्या करवाते हो, पूरी कंपनी का जो रिटर्न भरेंगे उसका ऑडिट करवाते हो ना, कोई एक डिपार्टमेंट का ऑडिट थोड़ी करवाओगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का ऑडिट फी अगर आपको जस्टिफाई करना है कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप डिपार्टमेंटल ऑडिट फी निकाल ही नहीं पाओगे, कभी भी लॉजिकली भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ऑडिट हमेशा कंपनी का ही फाइनल अकाउंट्स का होता है। तो ऑडिट फी है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बट सोचो डिबेंचर से आपने कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, उसके पैसे उनको मिलते हैं, ठीक है। अब वो जो पैसे मिले उसका इंटरेस्ट जो आपने पे किया, अब कौन से डिपार्टमेंट ने कितने पैसे यूज किए और उससे कितना कितना इंटरेस्ट कौन से डिपार्टमेंट को पे करना है, वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इट इज इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दैट थिंग।
इसी वजह से ये सारे खर्चे जो है ना वो जनरल पीएनएल में जाते हैं। नॉर्मल पीएनएल से अलावा एक जनरल पीएनएल बनता है जिसके अंदर बाइफरकेशन नहीं होता, डायरेक्टली खर्चा लिख देंगे हम लोग। वो मैं सम कराऊंगा तब आ जाएगा। पर ये याद रखना है कि ये जो खर्चे है ना वो जनरल पीएनएल में जाएंगे। हाँ, कौन से खर्चे? ऑडिट फी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक चार्जेस भी नॉर्मल में जाता है। आपने बैंक में ट्रांजेक्शन किया, अब कौन से डिपार्टमेंट ने कितने ट्रांजेक्शन किए वो याद रखेंगे हम लोग? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, इतने ज्यादा टाइम नहीं होता है किसी के पास। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो सारी चीजें हमें क्या करना पड़ता है, जनरल पीएनएल में डालना पड़ता है। इसको हम नॉर्मली बाइफरकेट नहीं कर सकते। एंड जनरल मैनेजर सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। जनरल मैनेजर कोई डिपार्टमेंट, कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करता। तो जनरल मैनेजर की जो सैलरी होगी वो जनरल पीएनएल में जाएगी, कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बाइफरकेट नहीं होगी। तो ये चार खर्चे ऐसे हैं नॉर्मली जो जनरल पीएनएल में जाएंगे, वो बाइफरकेट नहीं होंगे, नहीं होंगे और नहीं होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन सेक्शन आती कौन से खर्चे आ सकते हैं और हमें कौन से बेसिस के ऊपर उसको बांटना है। ठीक है, सम कराऊंगा तो एकदम इजी सम है, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपने ये जो चीज याद रख ली, दैट्स इट। और मैंने आपको एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया कि ऐसा ही ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाना ये वैसा ही पीएनएल अकाउंट बनेगा, जनरल पीएनएल बनेगा, जनरल पीएनएल के बाद बैलेंस शीट बनेगा, दैट्स इट। उसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सम को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो ये लेक्चर थोड़ा अच्छे से देख लेना कि कौन सी चीज के लिए कौन सा बेस हमें लेना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर वापस वो मुझे वापस वही चीज समझाना, इट वोंट बी फिजिबल फॉर मी कि आपको वही चीज वापस समझाओ कि सेल्स क्यों ले रहे हैं हम। तो अगर एक बार ये अच्छे से वीडियो देख लिया तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर for the purpose of sums practice. Thank you so much. And once again, it's a request. If you find my videos helpful, do like, share and subscribe. आपके दोस्तों के साथ शेयर करो जितना बन सके उतना, और वीडियो को लास्ट तक देखो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आई विल कीप हेल्पिंग यू।